वो सामने दिखा दे। हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल? आपकी आवाज़ ठेठ वहाँ जो YouTube पे लोग जुड़े हुए हैं उनके घर तक जानी चाहिए, है ना? क्या हाल चाल? हाँ जी, बिल्कुल। अब टाइम हो गई है, टाइम हो गया है, आ गए भाई। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता पर, और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और एक स्थल हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पूर्व की सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसका कालक्रम क्या रहा, कैसे ये प्रकाश में आई, क्या क्या सारी चीज़ें रही, इसका नगर नियोजन कैसा था, उसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। आज जो विशेष रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। देखो, इससे पूर्व हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और मैंने कहा कि हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 या 1829 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। पूर्ण खोज और प्रथम उत्खनन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। कहाँ पर है ये? जिला कौन सा बेटा? लेकिन वर्तमान नाम क्या है इसका? साहिवाल है, ठीक है। नदी कौन सी? तट कौन सा? निदेशक कौन? उपनाम क्या है? और अर्ध औद्योगिक नगर था। अन्य दो बार इसका उत्खनन हुआ, 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर। फिर मैंने आपको बताया कि ये नगर जो था वो दो भागों में विभाजित था। एक था इसका दुर्ग टीला और एक था इसका नगर टीला। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये रही कि दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कह करके संबोधित किया था। यस और नो? चलिए देखिए, फिर हमने बताया कि साहब ये किस तरीके से बसा हुआ नगर था, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी है। नगर नियोजन कुछ इस प्रकार से होता था, जितने भी नगर थे, है ना, कि दो भागों में विभाजित होता था। दुर्ग टीला जो था वो सदैव नदी के पेटे के क्षेत्र में होता था, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता था। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है उसके बारे में हमने बात की। सबसे विशेष महत्वपूर्ण यहाँ की ये थी कि यहाँ से दुर्ग टीले से 12 अन्नागार मिले थे। कितने? जहाँ से गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य, गेहूं और। लेकिन विशेष बात ये भी थी बेटा जी, मैंने आपको कहा कि साहब यदि आपसे पूछे कि उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनावली से, लेकिन गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिले थे, ठीक है। ये नगर टीला कुछ इस प्रकार से बसा हुआ था, ठीक है। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मकानों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुला करते थे। और साथ ही साथ मैंने बताया कि दक्षिणी भाग में कब्र बने हुए थे, ठीक है। दो प्रकार के कब्र मिले अपने को, कहाँ से? हड़प्पा से। कौन कौन सा बेटा? एक तो R37 और एक कब्रिस्तान H, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर? फिर उसके बाद में यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली। एक हम लोगों ने चर्चा की कि हड़प्पा की सबसे विशाल संरचना क्या है, तो वो अन्नागार है। लेकिन वहीं मैं बात करूं संपूर्ण सैंधव सभ्यता की 4 सबसे विशाल संरचनाओं के बारे में, तो सबसे पहले आता है लोथल का गोदीबाड़ा, फिर उसके बाद में हड़प्पा के अन्नागार आते हैं बेटा जी, फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो का अन्नागार और फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने को हड़प्पा से, इस स्थल से और मिली? तो मैंने कहा कि साहब मातृ देवी के गर्भ से निकलता हुआ एक मृण मूर्ति जो है, उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा अपने को प्राप्त मिलता है, जिसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी। यहाँ से प्राप्त एक मोहर के ऊपर गरुड़ का अंकन मिलता है, जिसने अपने पंजों के ऊपर क्या दबा रखा है? सर्प दबा रखा है। वहीं ध्यान रखिएगा कि मोहर जो है, इस एक मोहर यहाँ से और प्राप्त हुई है जिसके ऊपर समारोह का दृश्य उत्कीर्ण है। किसका? समारोह का दृश्य उत्कीर्ण है। और क्या क्या चीज़ें मिली? विशेष रूप से हम लोगों ने चर्चा की कि साहब मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो थी वो उनका निर्माण सेल खड़ी बोले तो एसेटाइड, तांबा और चांदी। तांबे से निर्मित मोहर के साक्ष्य कहाँ से मिले बेटा? हड़प्पा से। कहाँ से मिले? जबकि चांदी से निर्मित मोहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। आगे बात समझ क्लियर? इन मोहरों का प्रयोग क्या था? तो मोहरों का प्रयोग था सुरक्षा टोकन के रूप में। किसके रूप में? मतलब ये हुआ कि साहब मुद्रा के रूप में ये कार्य नहीं करती थी। आगे बात समझ? और दूसरा जो है वो किसके रूप में होता था?
ताबीज के रूप में। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहां से मिली? आगे बात समझे? अलंकृत का मतलब जिसके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ था। आगे बात समझ? चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार की मोहरें थी, एक तो आयताकार, एक वृत्ताकार और एक वर्गाकार। सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली वो कौन से आकार की हैं? और इन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन कौन से वृक्ष का है? पीपल का। और सबसे ज्यादा कौन से पशु का अंकन है? तो एक श्रृंगी पशु। कौन सा बेटा? एक श्रृंगी पशु, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? यूनिकॉर्न। क्या बोल रहे थे? यूनिकॉर्न। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। देखो, आप लोग कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना? यूट्यूब वाले लोग भी ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। देखो क्या है ये है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि जब जब मैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर खड़े होकर के स्वयं को देखता हूं, तब तब मैं 5000 वर्ष पूर्व में चला जाता हूं। कि मैं अपने आप को कितने वर्ष पूर्व में पाता हूं? 5000 वर्ष पूर्व में पाता हूं। इसका मतलब ये मोहनजोदड़ो जो नगर रहा, या सिंधु घाटी सभ्यता जो नगर रही है, सभ्यता जो हमारी रही, वो कितनी वर्ष पुरानी है? लगभग 5000 साल पुरानी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला। क्या चीज है? और आप यहां पर एक नोट भी देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए का। तो पाकिस्तान सरकार ने अपनी औकात के अनुसार इस मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर कितने रुपए का नोट जारी किया था? 10 रुपए का। कितने का किया था? चलिए, यूट्यूब वाले लोगों को सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है आपके? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मोहन जो और दड़ो। मोहन जो और दड़ो। ध्यान रखिएगा बेटा, 3 शब्द है ये। कितने शब्द हैं? और ये जो शब्द है ना, वो ध्यान रखना कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का है। सिंधी भाषा में मोहन का मतलब होता है मृतक, जो का मतलब होता है का, और दड़ो का मतलब टीला। मतलब आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा जी? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या बताओ? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, वहीं इसके कुछ उपनाम भी हैं। इसके क्या है? उपनाम है। जैसे इसी को मुर्दों का भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्दों का भाटा। इसी को ध्यान रखिएगा सिंध का बाग। क्या कहते हैं? सिंध का बाग। या इसी को ध्यान रखिएगा बेटा जी, सिंध का नखलिस्तान। क्या कहते हैं बताओ? सिंध का नखलिस्तान। अच्छा बताइए, ये नखलिस्तान क्या होता है भाई? नखलिस्तान क्या चीज होती है? सर एसआई वाले बैच में आपने क्यों नहीं पढ़ाई यूनिवर्सिटी? हम आपसे नाराज। सॉरी बाबू, माफ कर दे बेटा, अगली बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, आरएस फाउंडेशन वाले बैच में कब आओगे? जल्दी से आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी फाउंडेशन का बैच ही है। तो नखलिस्तान का मतलब क्या होता है? मरुस्थल जानते हो ना? मरुस्थल, तो मरुस्थल में जो हरा भरा स्थान जो होता है, ठीक है, मरुस्थल में जो हरा भरा स्थान होता है वो क्या कहलाता है बेटा? नखलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, सिंध का नखलिस्तान किसको बोलते हैं बेटा? मुर्दों का भाटा किसको बोलते हैं? सिंध का बाग किसको बोलते हैं? शाबाश। और मैं कहूं कि साहब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका बेटा जी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आध्यात्मिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? ये आध्यात्मिक नगर है। कैसा नगर है? आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक नगर क्यों है, उसके पीछे कारण देखिए। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले इसका एक तस्वीर देखा, ये
इसका दुर्ग टीला, क्या चीज बेटा? इसी दुर्ग टीले के ऊपर आगे चल करके कहते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क जो थे, कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे बात समझ। और स्तूप है क्या चीज? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या होते हैं ये स्तूप? तो बौद्ध धर्म में समाधि स्थल, क्या चीज है? बौद्ध धर्म में समाधि स्थल क्या कहलाते हैं बेटा जी? स्तूप कहलाते हैं। तो इसी कारण ध्यान रखना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। कौन से नगर को? मोहन जोदड़ो को। और ध्यान रखना, इसी को ध्यान रखना, स्तूपों का नगर। किसका बेटा जी? स्तूपों का नगर कहा जाता है। कौन से नगर को कहा जाता है बताओ? मोहनजोदड़ो को। क्लियर हुई बात? देखो उपनाम कौन कौन से हो गए बताइए? मुर्दों का भाटा, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता का आध्यात्मिक नगर, और इसी को स्तूपों का नगर कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है साहब की इस मोहनजोदड़ो की खोज। पहला बिंदु, कब, किसने की और कहां? चलिए बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई भाई? 1922। बहुत बढ़िया, शाबाश। कब हुई? 1922। किसने की? राखालदास। कौन है बेटा? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी के द्वारा, ध्यान रखना, इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। कहां पर की गई थी बताओ? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत बेटा जी? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कौन सा? वही जिस देश का नाम हम लेना नहीं चाहते। कौन सा है बताओ? पाकिस्तान। यहां पर एक जिला है, कौन सा? लरकाना। कौन सा? लरकाना जिला। कौन से जिले में था बताओ? लरकाना जिले में था। आगे बात सुन। चलिए बात करते हैं कि साहब ये जो मोहनजोदड़ो है ये कौन सी नदी के किनारे है? नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी है बताओ? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के यदि मैं तट की बात करूं तो कौन सा तट है बेटा जी? दायां तट। कौन सा तट है? ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। कहाँ खोजा था? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। जिला कौन सा? लरकाना जिला। कौन सा जिला? नदी कौन सी है? सिंधु। तट कौन सा है? दायां तट। कौन सा तट है? दायां तट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे की बात करते हैं। इसका अन्य उत्खनन कब कब हुआ और किस किसने किया? तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राखालदास बनर्जी के अलावा 3 बार और उत्खनन हुआ। कितनी बार? मुझे कोई जानता कि हाँ सब जानते हैं बेटा, तुम तो प्रसिद्ध व्यक्ति हो है ना? मैं भी जानता हूं, है ना? अभी पढ़ लेते फिर जान पहचान बढ़ाएंगे। ओके बाबू, चलो तो इधर देखिए, अन्य बार उत्खनन 3 बार हो रहा है। कितनी बार भाई? पहली बार उत्खनन किसने करवाया? कब करवाया बेटा जी? 1922 में। इसके अलावा कितनी बार उत्खनन हुआ? 3 बार। कब कब हो रहा? देखो, एक तो हुआ 1930 में। कब हुआ? एक हुआ 1945 में। कब हुआ? 1900। और एक हुआ 1965, 1965 में। ठीक है, देखो सुनना है ना। 1930 में इसका उत्खनन करवाया गया। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेके। क्या नाम बताओ? अर्नेस्ट मेके। ठीक है, 1930 में किसने करवाया? अर्नेस्ट मेके ने। 1945 में किसने करवाया? मार्टिन व्हीलर ने। किसने करवाया? मार्टिन व्हीलर ने करवाया। ठीक है, और बात करूं 1965 की तो ध्यान रखना ये उत्खनन करवाया था एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज डेल्स। क्या नाम बताओ? जॉर्ज डेल्स। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना कि पहला उत्खनन तो, उसके बाद कितनी बार हुआ टोटल? 1930 में किसने करवाया? 1945 में और 1965 में। मतलब कुल कितनी बार उत्खनन हो चुका? अब आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको नवीन फैक्ट लिखवाए थे, करंट वाली बातें।
और उसमें मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो भयंकर बाढ़ आई पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान पूरा तो नहीं बहा, लेकिन हाँ मोहनजोदड़ो जो है, क्या चीज़ है, मोहनजोदड़ो जो है अपने विनाश के कगार पर पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? विनाश के कगार पर पहुंच गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो हमने कहा खोज कब हुई? 1922 में। किसने? राखालदास बनर्जी ने। कहा? सिंध प्रांत, लड़काना जिला। नदी कौन सी है? सिंधु। तट कौन सा? दाया। अन्य उत्खनन 1930 में। किसने? मेके ने। 45 में व्हीलर ने। 65 में बेटा जी जॉर्ज डेल्स ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है, कैसा स्थल है बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी शासन व्यवस्था, क्या चीज है? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था जो थी वो ध्यान रखना कैसी है? गणतंत्रात्मक है। कैसी है बताओ? गणतंत्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल देखने को मिलता है जहां की शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब समझते हो ना? हाँ, मतलब लोगों की, जनता की, स्वयं की सत्ता हो। सर्वोच्च और अंतिम सत्ता स्वयं जनता में निहित हो। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां की बताओ? मोहनजोदड़ो की। इसका जो दुर्ग टीला जो था, कौन सा टीला बेटा जी? दुर्ग टीला। कौन सा टीला? दुर्ग टीला। इस दुर्ग टीले पर कुषाण शासक थे जिनका नाम क्या था? कनिष्क। क्या नाम था बेटा? इस कनिष्क ने, ध्यान रखना, किसका निर्माण करवाया था? स्तूप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? स्तूप का निर्माण करवाया। और अभी अभी मैंने आपको कहा कि साहब स्तूप क्या होता है बताओ? बौद्ध धर्म में समाधि स्थल क्या कहलाते हैं? स्तूप। और यही कारण है कि इस दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? दुर्ग टीले को क्या कहा जाता है बेटा? स्तूप टीला कहा जाता है। आ गई बात समझ के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ की सबसे विशाल इमारत क्या है? सबसे विशाल इमारत सिंधु घाटी सभ्यता में, मैं मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ बेटा जी। और मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत क्या है? यहाँ का अन्नागार। यहाँ का क्या है बताओ? अन्नागार। हड़प्पा में भी आपसे पूछे कि हड़प्पा की सबसे विशाल संरचना क्या है? अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना पूछे तो, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल पूछे तो बेटा जी अन्नागार। हड़प्पा की भी पूछे तो अन्नागार। हमने 4 स्थल पढ़े थे। कितने? कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे 4 विशाल संरचनाएं कौन कौन सी? उसमें सबसे एक लोथल का गोदीवाड़ा, फिर हड़प्पा के अन्नागार, फिर मोहनजोदड़ो का, और फिर स्नानागार। आगे बात समझ? तो ये अन्नागार, अब देखो ध्यान रखना, लगभग 45 फीट, 45.71 फीट तो ऊंचा है और 15.53 चौड़ा है। तो बहुत विशाल है। बहुत क्या है? विशाल है। आगे बात समझ क्लियर? चलिए, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप ये देख रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे जितने भी जुड़े हैं और जो मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, वो इस तस्वीर को ध्यान से देखें और मैं इसके बारे में समझाने वाला हूँ। मनीष भाई नमस्कार। आँखियाँ हरी दर्शन प्यासी, बहुत समय बाद। यार मैं क्या ना यूट्यूब पे ज़्यादा आ नहीं पाता हूँ, है ना, तो हमने आजकल क्या ना जुगाड़ लगाया एक, इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़। कि क्यों ना ऑफलाइन क्लास के माध्यम से क्या कर दिया जाए? लाइव कर दिया जाए। बीच बीच में आने वाला हूँ, है ना। लेकिन एक बहुत विशेष सूचना आप लोगों को सभी को दे देता हूँ। बहुत जल्द जो है भारतीय इतिहास से संबंधित एक सीरीज विशेषतः आरएस के लिए समर्पित स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ भारतीय कला संस्कृति से संबंधित सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो प्राचीन भारत से संबंधित हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत से संबंधित हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, जहाँ हम गांधी बाबा के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। संभवतः अगले महीने 7 अगस्त या उसके आसपास का जो भी समय रहेगा, आप लोगों को सबको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे मेरे दोस्त के कोर्स से आपसे पढ़ना पड़ रहा है। कोई ना बेटा विजय आ जाएगा, साथ में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, देखा आपने
क्या है ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। क्या है बेटा? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो मेंस का प्रश्न भी बनता है ये, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, किया? किसी ने प्रयास किया करने का? किसने? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मैं चेक करूंगा फिर बाद में। देखो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो का, किसका? मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, बहुत शांति से सुनिएगा बेटा, सार्वजनिक स्थल। क्या पूछे? सार्वजनिक स्थल। हमने एक बात की, क्या कहा? मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत क्या है बेटा जी? तो जवाब देना है कि साहब अन्नागार है। क्या है? अन्नागार। आगे बात समझ क्लियर? शाबाश संजू, सोनल, हाँ ग्रेट बात। सिकंदर भाई, चलिए सुनिए, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत क्या है बेटा? अन्नागार। लेकिन पूछे कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल सार्वजनिक संरचना क्या है बेटा? स्नानागार। क्या है बताओ? स्नानागार। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्नानागार है। बहुत शांति से सुनिएगा, इसको ध्यान दें। इस स्नानागार का सबसे पहले मैं बात करता हूं कि साहब इसका महत्व क्या था। इसका महत्व क्या था, क्यों बनाया गया संभवतः, है ना? तो इसका महत्व क्या था? धार्मिक महत्व था। कैसा महत्व था? धार्मिक महत्व था। आई बात समझे? कई बार हम लोग विशेष कुछ तिथियां होती है तो पुष्कर स्नान के लिए जाते हैं, यस और नो? ठीक वैसी चीजें मोहनजोदड़ो के स्नानागार के लिए विख्यात थे। जब जब कोई बड़े धार्मिक आयोजन होते थे तब लोग इसमें क्या करते थे बेटा? सामूहिक रूप से स्नान करते थे। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो के इस स्नानागार का महत्व कैसा था? धार्मिक महत्व था। कैसा महत्व था बताओ? धार्मिक महत्व था। मतलब जब भी बड़े आयोजन होते थे तब लोग इसमें सामूहिक रूप से क्या किया करते थे? स्नान किया करते थे। इसमें क्या भरा होता था? पानी भरा होता था। क्या भरा होता था? पानी भरा होता था। और फिर लोग इसमें जो है क्या करते थे? स्नान करते थे। आगे बात समझ के लिए? चलिए जी, बात करता हूं कि साहब इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो एक चीज आपको दिख रही है, क्या? ईंट। क्या चीज? ईंट के साथ में ध्यान रखना बिटुमेनस। किसका प्रयोग किया गया? बिटुमेनस का प्रयोग किया गया। विशेष ध्यान रखिएगा, मैं कह दूं जिप्सम। क्या चीज है? जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं बेटा जी? ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। सर लाइव क्लासरूम, हाँ अभी लगातार चल रहा है बेटा क्लास हमारी, है ना? तो उसी बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो तो ध्यान रखना बेटा, क्यों किया जा रहा है? वाटर प्रूफिंग के लिए। तो ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो का ये जो स्नानागार है वो विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्रथम उदाहरण है। वाटर प्रूफिंग का क्या है बेटा जी? प्रथम उदाहरण। ठीक है, क्लियर हुई बात? विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्रथम उदाहरण माना जाता है कौन? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ठीक है, चलिए बच्चे बेस से संबंधित चीजें पूछ रहे हैं तो मैं लगे हाथ आप लोगों को बता ही देता हूं। देखो अभी हम लोग जो हैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपसे यूट्यूब पे। मेरे सम्मुख बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, पूरी क्लास खचाखच भरी हुई है ना? आरएस फाउंडेशन का ये बैच है और लाइव फ्रॉम क्लासरूम दोनों तरीके की व्यवस्था रहती है।
जयपुर और जोधपुर दोनों जगह से ये बैच जो है वो संचालित किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके ये कोर्स की कुछ फी दे रखी है, अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है वो भी देख लीजिए, 20% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट के लिए कुछ कूपन कोड आपको दे रखा है और इसके लिए एक विशेष टेस्ट होने वाला है। टेस्ट में शामिल होने वाले प्रश्नों की संख्या 501 प्लस 1 लाइनर फ्री PDF उत्कर्ष ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की आपकी सारी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको कहा बेटा जी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, विश्व में वाटर प्रूफिंग का क्या है, ये प्रथम उदाहरण है। आगे बात समझ के लिए, निर्माण किससे हुआ बताओ, ईट प्लस बिटुमिनस, बोले तो जिप्सम। ठीक है, अब क्यों किया गया इसका प्रयोग, ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके। क्लियर बात, ध्यान रखिएगा। विशेष बात, अब इसकी विशेषताएं क्या है, यदि आप देखेंगे तो इसके उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व कोनों में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई है। विशेषताएं क्या है बेटा, विशेषता क्या है कि साहब उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व कोनों में कितनी 9 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ियां हैं। महत्व कैसा था बताओ, धार्मिक महत्व था। कैसा महत्व था, धार्मिक महत्व था। आगे बात समझ के लिए, और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसके समीप ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसके समीप आपको कुछ कक्ष और भी दिखाई दे रहे हैं। अर्नेस्ट मेके ने कहा, किसने कहा बेटा, अर्नेस्ट मेके ने कहा कि इसके समीप जो आवास है, इसके समीप जो आवास बने हुए हैं वो संभवतः जो है वो पुरोहितों के आवास रहे होंगे। किसके आवास रहे होंगे, इसके समीप जो आवास बने हुए हैं वो किसके आवास रहे होंगे, पुरोहित आवास रहे होंगे। क्योंकि जब जब धार्मिक अनुष्ठान होता था तो पुरोहित जी यहाँ से आते थे, धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। आगे बात समझ के लिए रहे, और वापस चले जाते थे भाई। तो समीप जो आवास बने वो कैसे आवास है, पुरोहित आवास है। और बात करूं तो यहीं पर इसी के समीप ध्यान रखने का कि एक कक्षीय स्नानागार है। क्या है, एक कक्षीय स्नानागार भी बने हुए हैं। ठीक है, और संभवतः इनका प्रयोग जो है वो चेंजिंग रूम के रूप में होता था। किसके रूप में, मतलब यहां से सामूहिक रूप से स्नान करेंगे। क्या करेंगे, सामूहिक रूप से स्नान करेंगे। और जो एक कक्षीय जो छोटे छोटे जो स्नानागार बने हुए थे वहां जाकर के अपने वस्त्र क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। भाई गीले थोड़ी जाएंगे रे घर, यस और नो, हाँ आला थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, एक कक्षीय स्नानागार भी बने हुए हैं। अच्छा, विशेष बात क्या, विशेष बात यह है बेटा जी, जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है वो क्या कह रहे हैं कि साहब ये सिंधु घाटी सभ्यता के में उस समय तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था। तत्कालीन क्या चीज है, तत्कालीन विश्व का, तत्कालीन विश्व का क्या है बेटा जी, आश्चर्यजनक निर्माण। तत्कालीन विश्व का क्या है, आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसने कहा बताओ, जॉन मार्शल ने कहा। ठीक है, इसी को क्या बोला, द ग्रेट बाथ। क्या बोला, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ। या इसी को ध्यान रखिएगा कि उन्होंने विराट वस्तु, क्या चीज, विराट वस्तु की संज्ञा दी। क्लियर बात। अब देखिएगा, ध्यान दे बेटा, मैं बात करूं यूं इस तरीके से, ये लंबा कितना है, 39 फीट है। कितना है ये, 39 फीट है। मैं इसकी बात करूं कि साहब ये यहां से यहां कितना चौड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा ये 23 फीट है। कितना है, और मैं बात करूं इसकी गहराई की, ठीक है, किसकी बात करूं, इसकी गहराई की मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना कितना गहरा है, तो ये 8 फीट गहरा है। कितना है, 8 फीट गहरा है। ये कितना फीट है, 8 फीट गहरा है। तो इतनी बड़ी जो निर्माण है, इसी को ध्यान रखना। जॉन मार्शल ने क्या कहा कि साहब ये तत्कालीन विश्व का क्या है, आश्चर्यजनक निर्माण है। आगे बात समझ के लिए, वहीं डीडी कोसाम्बी, कौन, डीडी कोसाम्बी, डीडी कोसाम्बी जो है वो, डीडी कोसाम्बी ने ध्यान रखना इसकी तुलना जो है, डीडी कोसाम्बी ने इसकी तुलना ध्यान रखना
पुष्कर के कमल ताल के साथ की है। किसके साथ में? पुष्कर के कमल ताल, पुष्कर के कमल ताल के साथ में इसकी क्या की है? तुलना की है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमने बात की किसकी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की। मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल सार्वजनिक स्थल कौन सा था? स्नानागार था। महत्व कैसा था बेटा? निर्माण किसके माध्यम से? ईंट, बिनर और जिप्सम। विश्व में वाटर प्रूफिंग का क्या है ये विशेषता क्या है? 9 सीढ़ियाँ बनी उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व कोनों में उतरने के लिए। ठीक है। इसके समीप कुछ आवास बने हुए जिन्हें क्या बताया गया? पुरोहित आवास। किसने बताया? अर्नेस्ट मेके ने। साथ ही साथ एक कक्षीय क्या बने हुए? स्नानागार बने हैं। संभवतः उनका प्रयोग चेंजिंग रूम के रूप में होता होगा। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का क्या कहा? आश्चर्यजनक निर्माण और साथ ही साथ द ग्रेट बाथ, ठीक है, विराट वस्तु कह करके संबोधित किया। आगे बात समझ क्लियर है? वही मैंने आपको कहा कि साहब डीडी कोसाम्बी ने इसकी तुलना किसके साथ में की? पुष्कर के कमल ताल के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? चलिए आगे बढ़े। देखो ये क्या है भाई? चलिए यूट्यूब वाले लोग बताइए ये क्या है? मैं थोड़ा बड़ा कर दिए जा रहा हूं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीन बंधु जी पूछ रहे हैं। पहले ही पेज पे लिखा था बाबू, है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, है ना, या मृतकों का टीला। ठीक है। राधे राधे सर बेटा, शाबाश। जिप्टी ये क्या है? डांसिंग गर्ल है। क्या है? डांसिंग गर्ल। अच्छा इसकी रियल बताऊं? वास्तव में कैसी है ये? ऐसी है। क्या है? वास्तव में ऐसी है। चलिए देखो सुनिएगा बेटा शांति से। कल मैंने आपको इसको होमवर्क में भी दिया था ना। कितने लोगों ने किया बताओ? इसको कर लिया? शाबाश सब लोगों ने। अरे वाह, बहुत मेहनती भाई। यूट्यूब वाले लोग सुनो, हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत मेहनती है। कल मैंने इनको होमवर्क में दिया था, आज सब लोगों ने होमवर्क करके ले आए। ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? चलिए तो ये है कांसे की नृत्य रत्न नारी। क्या बेटा? कांसे की क्या है? नृत्य रत्न नारी। कांसे की नृत्य रत्न नारी है ये। या अंग्रेजी में बोले तो क्या है? डांसिंग गर्ल। क्या बताओ? ये डांसिंग गर्ल है ये। ठीक है। देखो बहुत शांति से सुनिएगा। जो मेंस लिखेंगे, है ना, वो विशेष ध्यान दें। तो कहां से प्राप्त है बेटा ये? बताओ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहां से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया बताओ? इसका निर्माण द्रवित मोम विधि। कौन सी बताओ? द्रवित मोम विधि के द्वारा किया गया। या इसी को हम बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं बताओ? लुप्त मोम विधि। क्या बोलते हैं? लुप्त मोम विधि। द्रवित मोम विधि या लुप्त मोम विधि के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे बताओ? RAS एकेडमी। टेराकोटा नहीं बेटा, है ना, टेराकोटा अलग चीज होती है ना। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या बोलेंगे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसका प्रयोग करते थे कौन? सैंधव लोग उस जमाने में। आप सोचिए उस जमाने में। आपको बताना किससे बनी हुई है? अच्छा कांसा कैसा धातु है बेटा? मिश्र धातु है ना। टिन और तांबा 1:9 का रेशियो रखा जाता था। कल हम लोगों ने हड़प्पा की बात की। मैंने कहा कि साहब हड़प्पा से 16 विशाल तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। तो ये द्रवित मोम विधि वस्तु तो है क्या?
वो सुन लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, क्या होता है? अच्छा बताओ भाई, धनराज, बुराराम, मुकेश प्रजापति, है ना, बताओ लोस्ट वेक्स टेक्निक क्या होती है? देखो सुनना, मोम से एक पुतला बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? उसके ऊपर कांचली मिट्टी का क्या चढ़ाया जाता था? लेप, और उसके ऊपर सूती पट्टियां लपेटी जाती थी। ठीक है, फिर उसमें छोटे 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 क्या किए जाते थे? छिद्र। कैसे छिद्र? छोटे छोटे छिद्र करती बाबा। क्या करती? छोटी छोटी किस में करती? उस पुतले में। किस में बेटा जी? उस पुतले में। क्लियर बात? फिर जो है ना, ध्यान रखिएगा, उस कांसे को पिघलाया जाता था और उन छिद्रों के माध्यम से उसको उसमें भर दिया जाता था। आई बात समझ के लिए? अब गरम जब कांसा उसके अंदर जाएगा, छोटी छोटी छिद्र के माध्यम से जाएगा, तो क्या होगा बताओ? हाँ, मोम तो पिघल जाएगा और वो जो है कांसा उस मूर्ति का क्या ले लेगा? आकार। यही विधि बेटा क्या कहलाती है बताओ? द्रवित मोम विधि। इसी को लुप्त मोम विधि या इसी को लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। आ गई बात समझ के लिए रहे? ठीक है, देखो सुनना। तो अब देखो, इसको बहुत शांति से देखना। मैं बात करूं तो इसकी तुलना किसके साथ की गई है? ये जो कांसे की नृत्य रत्न नारी मिली है, इसकी तुलना किसके साथ में की गई है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक कौन है बेटा जी? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल कहते हैं कि संभवतः यह किसी आदिवासी महिला का सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन है। क्या है? आदिवासी महिला। तो कौन कर रहे हैं बेटा? जॉन मार्शल। कौन कर रहे हैं? जॉन मार्शल ने। ध्यान रखना, इसकी तुलना किसके साथ में की बेटा? आदिवासी महिला के साथ। किसके साथ की बताओ? आदिवासी महिला के साथ में इसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं कि साहब ये आदिवासी महिला का सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाया गया है। ठीक है, आदिवासी महिला बताया इसको। किसने बताया बताओ? जॉन मार्शल। क्लियर हुई बात? ठीक, मैंने कहा बेटा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। निर्माण कौन सी विधि के माध्यम से? द्रवित मोम विधि के माध्यम से। तुलना किसके साथ में? जॉन मार्शल ने आदिवासी महिला बताया इसको। आपका 50 शब्दों का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसको इसी रूप में लिखना है आप लोगों को। 15 शब्दों में आएगा तो सीधे सीधी बात क्या लिखना है कि साहब मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जिसकी तुलना जॉन मार्शल ने आदिवासी महिला के साथ। ठीक है निखिल, यूपीएलटी ग्रेड के लिए कोर्स जल्दी लाएंगे बेटा, चिंता मत करो ना, सबके लिए ले आएंगे, टेंशन मत करो तुम तो। ठीक है, शाबाश। देखिए अब मैं बात करता हूं बेटा इसकी विशेषताओं की। किसकी बात करूं मैं? इसकी। देखिए इसको बहुत गौर से देखें, ध्यान से देखें और बताने का प्रयास करें। यूट्यूब पे जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो भी प्रयास करें, बताएं। ठीक है, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले तो जो आप इसको देख रहे हैं वो कितना है, ये हाइट क्या है इसकी? ये केवल बेटा ध्यान रखना 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 14 सेंटीमीटर। ये मैंने इसके जो है मूर्ति तो एक ही है, इसके 3 पोजीशन है, इसके 3 है, ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, देखो ये वाला फ्रंट है, ये साइड है, ये बैक पोज है। इस फ्रंट को देखिए, ये है, मतलब कौन सा हाथ बताओ? राइट। कौन सा बताओ? तो पहली विशेषता बताइए। देखो एक तो मैंने कहा कि साहब 14 सेंटीमीटर की है, कितनी बताओ? नंबर 2 पे मैं बात करूं तो कौन सा हाथ है बेटा? दायां हाथ। कौन सा हाथ बताओ? दायां हाथ जो है वो कहां पर है बताओ? कमर पर है। दायां हाथ कहां पर है बताओ? कमर पर है। क्लियर बात? अच्छा, दाएं हाथ में देखो ध्यान रखना, ये वाला भाग क्या कहलाता बेटा? कलाई। क्या चीज है? और ये वाला भाग क्या कहलाता है? कोहनी या भुजा बोल सकते हैं, है ना? तो ध्यान रखना, यहां इसमें 2-2 चूड़ियां हैं।
कितनी चूड़ियां बताओ? दो दो चूड़ियां हैं। ठीक है, कल बा कह रहे थे जो है मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, और यहाँ कितनी चूड़ियां बताओ? 2 चूड़ियां। इसके बाल बहुत सुंदर है, शाबाश गुड्डू, जो कोई नहीं देख पाए ना बेटा वो तुमने देखा। दीपक, संजू, ओम प्रकाश, संगीता, शाबाश बेटा। चलिए, तो ध्यान रखना कि दायां हाथ कहाँ है बेटा? कमर पर है। तुम क्या सोचते हो केवल तुम ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो? यूट्यूब वाले देखो हमारे कितने प्रतिभाशाली है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, कितनी चूड़ियां बेटा? अच्छा, ये वाला हाथ कौन सा है बेटा? बायां। कौन सा? कलाई से लेकर के बाजू, कलाई से लेकर के बाजू तक क्या है बताओ? चूड़ियां हैं। ध्यान रखना, मैं तीसरी विशेषता लिख रहा हूं बेटा जी। मैंने क्या कहा? बाएं हाथ में, कौन से हाथ में? बाएं हाथ में, बाएं हाथ में, बाएं हाथ में क्या भाई? हाँ, शाबाश। तो ध्यान देना, बाएं हाथ में कलाई से लेकर, कहां से लेकर के बताओ? कलाई से बाजू, कलाई से बाजू तक क्या है? चूड़ियां। बाजू तक क्या बताओ? चूड़ियां हैं। आगे बात समझ क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई बात। और साथ ही साथ देखो, बाएं हाथ में एक पात्र है, एक पात्र। देख रहे हैं आप लोग? बहुत ध्यान से मत देखना है ना बेटा, ठीक है? बाएं हाथ में क्या एक पात्र है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, आगे देखिए, अगली विशेषता आप में से कोई बताएगा भाई? तो तुम सब बाल पे क्यों जा रहे हो यार? ये यूट्यूब वाले भी बाल बाल। अभी और भी देखो, देखो कौन सा? पैर, बायां पैर। क्या चीज है? बायां पैर हल्का सा क्या है? उठा हुआ है, जो कि संभवतः नृत्य की कोई एक भाव भंगिमा रही होगी। यस और नो? लिख सकते हैं ना इसको? विशेषता में बायां पैर, कौन सा पैर बताओ? बायां पैर जो है वो क्या है? उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है, जो कि संभवतः, ध्यान रखना, नृत्य की एक क्या रहा होगा? नृत्य की एक कला रही होगी, या कोई एक पोजीशन रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आइए आगे, इधर लिख दूं। अगली विशेषता कौन बताएगा? गले में विशेष प्रकार का क्या है? आभूषण है। गले में क्या है बताओ? विशेष प्रकार का आभूषण है। अब आते हैं बालों पर, भाई, है ना? देखो, आंखें काजरी है। वाह दीपक, वाह, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हें आंखें भी दिख रही है। तो ध्यान रखिए, विशेष वेणी है। क्या बताओ? विशेष प्रकार की वेणी। वेणी समझते हो ना? चोटी, जूड़ा, क्या चीज है? तो विशेष प्रकार की क्या है? वेणी है, जिसकी लटकन, जिसकी लटकन कौन से कंधे पर है? दाहिने कंधे पर। आ रही है ना? देखो, आ रही कि नहीं आ रही है? कौन से कंधे पर आ रही है? क्या आ रही है? वेणी है ना? जूड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? जूड़ा। आगे बात समझ क्लियर है? और ध्यान रखना, एक मैं बात करूं तो कैसी अवस्था में बेटा? नग्न अवस्था में। कैसी अवस्था में है? नग्न अवस्था में। ये इसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। क्या हो गई? विशेष। ध्यान रखिएगा, चप्पल नहीं पहने बुराराम बिल्कुल, और खाने भी नहीं है बेटा तुम्हें। ठीक है, चलिए, तो शाबाश बुराराम, बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग, है ना? गले में आभूषण है, चप्पल नहीं पहने, बिल्कुल सही नहीं पहने। मतलब इतना गौर से देख रहे हो तुम लोग कि हर एक चीज आपने क्या कर ली है इसको। देखो, ये इस तरीके से है। ठीक है, क्लियर हो गई? 15 शब्दों में आएगा, लिख लोगे? 50 शब्दों में आएगा, लिख लोगे ना? चलिए, शाबाश। बाल बहुत लंबे हैं, शाबाश अंजलि, है ना? ये क्या ना, केस किंग लगाती होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई भी समस्या? देखो, ये क्या है? चलिए, इसको देख करके बताइए। हैं? ब्रूस ली है? अच्छा, देखो, नारी के सौंदर्य का वर्णन हो गया, बिल्कुल हो गया बेटा। ठीक है,
अच्छा, हमने कक्षा 12 में पढ़ा था। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो, हालांकि इस तरीके की बातें मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सब लोग क्लास को शेयर वेयर कर देना भाई, है ना, सब तक पहुँचनी चाहिए क्लास। देखिए ये क्या है, शाबाश, योगी है। और बोलो तो पुजारी है, शाबाश। आदि शिव किंग है, शाबाश। दीपक, अंजलि, अंजना, राम सिंह जी, मीना जी, पुरोहित राजा की मूर्ति, शाबाश, कमाल के लोग हो यार तुम। योगी जी की प्रस्तर मूर्ति है। सपना, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। दीपक पुजारी बाबा है। सौरभ गुजर, प्रणाम बेटा। योगी पुजारी है। ये तो हाथ ही नहीं, हाथ बाद में देखना सोनल, बताओ ये है क्या। चलिए, बामो ने, अपोलो है, वाह। डोपा है, शाबाश, ये महेंद्र सर की विद्यार्थी है कोई, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल सबके लिए पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। हाथ टूटा हुआ है, विकलांग है, अपोलो, हद यार, मतलब पता नहीं, ये सबसे अच्छा जवाब था। क्या नाम है, राजिनी, शाबाश बेटा। चलिए देखो, मैं बताता हूँ शांति से, है ना। आप लोगों ने देख लिया, कल मैंने जब आपको मोहरें बताई बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें, तब मैंने कहा कि मोहरों का 2 प्रयोग होता था। कितना, अब शांति से सुनिएगा सब लोग, मैं बताता हूँ, है ना। कितना प्रयोग था बेटा, 2, ठीक है। एक मैंने बताया कि साहब मोहरों का प्रयोग सुरक्षा टोकन के रूप में होता था। दूसरा प्रयोग मैंने बताया कि साहब ताबीज के रूप में। आप देखिए, ये रहा, ये क्या है, मोहर है, जिसका प्रयोग ताबीज के रूप में। पहले के जमाने में नहीं होता था, छोटे जो बच्चे होते थे, है ना, छोटी छोटी बच्चे जो होती ताबीज बांधती रे बाबा, है ना, ताकि नजर नहीं लगे। क्या नहीं लगे, नजर नहीं लगे, है ना। फिर काला टीका लगाते थे। हाँ, अच्छा, मंगोलियन है। अच्छा, मेरी है ये, मेरे दाढ़ी कहाँ आ रही है बताओ, दुष्ट पुरुष बल्लू सर। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, मैं इसको क्या कह सकता हूं, वो सुनिए। इसको कई लोगों ने पुरोहित राजा कह करके संबोधित किया, लेकिन वास्तव में ये है संभावी मुद्रा। कैसी मुद्रा है बताओ, संभावी मुद्रा में योगी। संभावी मुद्रा में क्या है, योगी है, ठीक है। या इसी को कई लोगों ने पुजारी कहा। क्या कहा बेटा, पुजारी कहा। या इसी को पुरोहित राजा भी कह दिया। क्या कह दिया, पुरोहित राजा भी कह दिया, ठीक है। बहुत शांति से सुनिएगा। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, है ना, तो सही है बेटा। इधर देखो, आंखें नाक पे टिकी हुई है। कहां पे टिकी हुई है, इसलिए नाक टूटा नहीं है, वो तो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई है मूर्ति, ठीक है। इसी को संभावी मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संभावी मुद्रा कहा जाता है। अब यदि ये प्रश्न, हाँ, मेरी क्लास आज से स्टार्ट हुई है बेटा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। छोरों, यूट्यूब वालों, पढ़ लो रे भाई, है ना। और प्लीज माइंड योर लैंग्वेज नितिन, दिस इज द नॉट राइट वे टू टॉक समवन, ठीक है बेटा। पढ़ाई कर लो, है ना, ठीक है। मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करिए ये क्या है, कौन है, ठीक है ना। पर्सनल कमेंट मत करो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बहुत बड़े बाबा जी, हाँ ये सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। इस मुद्रा को संभावी मुद्रा बोलते हैं, योग मुद्रा है। क्या है बताओ, योग मुद्रा। और कहते हैं कि साहब ये महामुद्रा है। क्या है, महामुद्रा। दिमाग को एकाग्रचित्त करने के लिए। किसके लिए, तो सुनिएगा, यदि 15 शब्दों का प्रश्न आए, 50 शब्दों का प्रश्न आए, इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे हम लोग। तो वही वाली बात है,
कहां से प्राप्त है बेटा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहां से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है, क्लियर बात? देखो ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट मेके, कौन बेटा? अर्नेस्ट मेके जो है, अर्नेस्ट मेके ने इसको पुजारी कहा। क्या बताया बेटा? पुजारी। वहीं इतिहासकार आर.पी. चंद्रा, कौन बेटा जी? आर.पी. चंद्रा जो है, आर.पी. चंद्रा, या हो सकता है आपको कई जगह आर.पी. चड्डा भी देखने को मिल जाए। आर.पी. चंद्रा क्या कहते हैं? उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब अद्भुत भारत। और इसमें ध्यान रखना, आर.पी. चंद्रा ने इसको योगी कह करके संबोधित किया। देखो अर्नेस्ट मेके ने क्या बताया, जबकि आर.पी. चंद्रा ने इसको क्या बताया बेटा? योगी बताया। क्या बताया? अच्छा, यूट्यूब वाले लोग फटाफट से जवाब दो, ये इसकी हाइट कितनी है? जल्दी से बताओ। नमस्ते बेटा राजकुमार, है ना? इसकी हाइट कितनी है? देखो, है बेटा? शाबाश। अरे यूट्यूब वाले उनको बताना था, है? अच्छा हाँ, उन्होंने सुना ही नहीं ना। हाँ भाई तुम सुनना मत, बात करते हैं बेटा इसकी, किसकी विशेषताएं की। इसकी विशेषताएं क्या है? देखो बेटा, बहुत शांति से देखना। दाढ़ी युक्त है, क्या है? दाढ़ी दिख रही है, लेकिन क्या है? मूंछ विहीन है। क्या है? मूंछ विहीन है। अरे भाई आ रहा हूं, आपके बीच में भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो, है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी युक्त है, लेकिन क्या है? मूंछ विहीन है, मूंछे नहीं है। समझ रहे हो बा? क्या नहीं है? मूंछे नहीं है। किसके? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। आपके भी नहीं है, है ना? दाढ़ी दाढ़ी है, शाबाश, देखा, शक्ल भी मिल रही है रे। तो देखो बात समझ में आई ना? अच्छा, ये जो भाग है, यहां इन्होंने विशेष प्रकार का जो है वो क्या है बताओ? साहिल खान गलत है। साहिल आ जाए नहीं, यूट्यूब पे क्लास देख रहा है बेटा, सही है बेटा। हाँ, विक्रम छिपा 2 फीट, नहीं बेटा 2 नहीं है। चलिए, तो ध्यान दीजिए बेटा, विशेषताएं क्या है? एक तो ये कितनी सेंटीमीटर की है बेटा? 19 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? अच्छा जी, दाढ़ी युक्त है। कैसा युक्त है बताओ? दाढ़ी युक्त है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, क्या नहीं है बताओ? मूंछ विहीन है। क्या है? मूंछ विहीन है। ठीक है, नंबर 3। अगली विशेषता बताइए। देखो, ललाट पर, किस पर बताओ? ललाट पर विशेष प्रकार का क्या है? आभूषण है। विशेष प्रकार का क्या है? आभूषण है। ठीक है, अच्छा अगली विशेषता बताइए। चलिए, कौन सा हाथ बताओ? दाहिने हाथ। दाहिना हाथ जो है, उसकी जो भुजा है बेटा, क्या चीज बताओ? भुजा। भुजा पर क्या है? ताबीज। भुजा पर क्या है बताओ? ताबीज है। क्लियर हुई बात? चलिए अगली विशेषता बताओ। है? हाँ, बायां हाथ कहाँ है? ही नहीं बायां हाथ। हाँ, शॉल के नीचे, शाबाश, है ना? तो ध्यान रखना कि शॉल ओढ़े हुए हैं। क्या है? शॉल ओढ़ा हुआ है। क्लियर बात? तो ध्यान रखिएगा बेटा जी।
मैंने कहा कि संभावी मुद्रा में योगी या पुजारी या पुरोहित राजा कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। अर्नेस्ट मेके ने क्या बताया? पुजारी। आरपी चंद्रा ने क्या बताया? योगी। विशेषताएं क्या है? 19 सेंटीमीटर के, दाढ़ी युक्त है, मूछ विहीन है, ललाट पर विशेष प्रकार का क्या है? आभूषण है, दाहिने हाथ पर क्या बेटा? भुजा या ताबीज है, और शॉल ओढ़े हुए है। ठीक है, और ध्यान रखना योग मुद्रा है। कौन सी बताओ? संभावी मुद्रा है ना। कौन सी? संभावी मुद्रा है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना आंखें कौन सी मुद्रा में? ये संभावी मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? संभावी मुद्रा में है। ध्यान रखना आंखें जो है क्या चीज है? आंखें जो है वो किस पर है बताओ? नाक। आंखें जो है किस पे टिकी है? नाक पर टिकी हुई है। क्लियर बात? इस मुद्रा को क्या बोलते हैं बेटा? संभावी मुद्रा बोलते हैं। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। और ध्यान रखिएगा किससे निर्मित है? पाषाण से निर्मित है। किससे बताओ? पाषाण से निर्मित है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? किससे निर्मित है? ये पाषाण से निर्मित है। ठीक है, तो आरपी चंद्रा ने इसको योगी कहा, अर्नेस्ट मेके ने इसको क्या कहा बेटा? पुरोहित कहा। क्या कहा बताओ? पुरोहित कहा, है ना। होठ सूजे हुआ है, बिल्कुल शाबाश राकेश बेटा, है ना। होठ क्या है? कैसे पता चला और सूझा? चलिए, तो ये बात होगी। अच्छा, एक प्लीज ध्यान रखिएगा कि द इनक्रेडिबल इंडिया ए.एल. बासरम की रचना है। किसकी? ए.एल. बासरम की रचना, इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत भारत। किसने लिखा था बेटा? ए.एल. बासरम ने लिखा था। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। चलिए, ये क्या है भाई? शाबाश, क्या है? पशुपति नाथ है। इसको ध्यान से देखिए, ये सील है। क्या है बताओ? सील बोले तो मोहर है। क्या बताओ? इच्छाधारी भैंसा। सर मेरा प्रणाम लो ना, खूब सारा आशीर्वाद बेटा। चलिए, हाँ, हॉट मोटे मोटे। शादीशुदा है या कुंवारा ये भी पूछ सकता है एग्जामिन। बिल्कुल बेटा, मुझे तेरी हरकतों से लग रहा है तू अभी कुंवारा है ना। और अंदर से तेरे क्या करूं बेटा, समझ सकता हूं बेरोजगार व्यक्ति का दर्द, पर अभी ज्यादा शादी करने में फायदा नहीं है ना। ठीक है, नीला ड्रम, जयपुर का कट्टा, जयपुर की फ्रीज और मेघालय का ट्रिप याद रखें। पुरुषों को खौफ देने के लिए यही काफी है। तुम शादी करोगे क्या? जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? मतलब अंदर अंदर मन तो है तुम्हारा, है ना। चलिए, तो इच्छाधारी भैंसा, ये क्या नाम हुआ? इच्छाधारी भैंसा। चलिए, तो देखिए बात करते हैं इसकी। यह है पशुपति नाथ। क्या है बेटा? पशुपति नाथ। बहुत शांति से देखिएगा। पशुपति नाथ, तो कैसे लिखेंगे? कहां से प्राप्त है बेटा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। मोहनजोदड़ो से प्राप्त। पहली बात तो यही लिखनी है। देखिए, जितने शब्द बचा सकते हैं मेंस में उतना बचाने का क्या करें? प्रयास करें, क्योंकि अपने पास में लिमिटेड लाइंस होती हैं, लिमिटेड वर्ड्स का यूज करना है, लेकिन जानकारी हमें पूरी देनी है। यस और नो? तो कंजक्शन शब्दों का प्रयोग करने से हेर, थार, थीर बचे थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर बात? अब इसको या तो मैं ऐसे लिखूं, पशुपति नाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। खा गया एक लाइन अपनी। तो अगले एग्जामिनर को क्या चाहिए? क्या चाहिए? फैक्ट चाहिए। क्या चाहिए? मैंने बता दिया उसको भाई, कहां से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त है? अब देखिए बेटा, जॉन मार्शल जो है, कौन बेटा? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने, ध्यान रखना बेटा जी कि जॉन मार्शल ने इसे पशुपति नाथ कहकर के संबोधित किया। क्या कहा बताओ? पशुपति नाथ। या इन्हीं को उन्होंने कहा कि साहब ये आद्यतम शिव है। क्या बताओ? आद्यतम शिव। आद्यतम शिव का मतलब क्या बेटा जी?
कि प्राचीनतम शिव वही है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का एक श्लोक, ऋग्वेद का एक श्लोक जहां मैंने आपको कहा कि साहब भगवान शिव को त्रयंबकम कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रयंबकम मतलब 3 आंखों वाला। और वही प्रारंभिक समय में पूषण देवता, कैसे देवता? पूषण देवता। क्या चीज बेटा जी? पूषण देवता का मतलब समझते हो? पशुओं के देवता। कैसे देवता? और ये पशुओं के जो देवता हैं ऋग्वेदिक काल में, ये उत्तरवेदिक काल में आते आते रौद्र देव के रूप में स्थापित हुए, जिन्हें भगवान शिव के रूप में समझाया हमने। यस और नो? अब पूषण देवता मतलब कौन है? भटके हुए पशुओं को सन्मार्ग पर लाने वाले देवता। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? आप तो सब समझ गए होंगे। भटके हुए पशुओं को सन्मार्ग पर लाने वाले देवता, तो यही शिव। क्या चीज बताओ? शिव का आद्यतम रूप। और भगवान शिव को देखा ना बेटा, ठीक है। और मैंने कहा कि ऋग्वेद के एक मंत्र में, ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव को क्या कहा गया? त्रयंबक। ओम त्रयंबकम यजामह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है। त्रयंबकम, 3 आंखों वाले कौन है? शिव। कौन है शिव? जो नहीं है वही है शिव, जो नहीं है वही है शिव। आगे बात समझ के लिए तो ध्यान रखना बेटा, जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ आद्यतम शिव के करके संबोधित किया है। ठीक है, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर ये 3 मुख वाले देवता का अंकन है। इस मोहर पर क्या है बेटा? मोहर पर 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता का अंकन है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग देखेंगे तो ये भाग दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये वाला भाग? ये पहला चेहरा है, साइड वाला भाग दिख रहा है, ये दूसरा चेहरा है बेटा, और ये तीसरा। यहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा ना चेहरे कि 3 मुख कहाँ पर है गुरुजी। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ क्या है बेटा जी? पशुओं का अंकन है। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये वाला भाग, यहां पर क्या है बताओ? गेंडा है। ये क्या बताओ? यहां पर क्या है? गेंडा है। फिर क्या है बेटा? हाथी है। क्या है? हाथी है। फिर क्या है? ये पाडा है, पाडा। क्या बताओ? आगे बात समझ के लिए बताओ। इच्छाधारी भैंसा। ठीक है, तो ये क्या है बताओ? भैंसा है। क्या बताओ? भैंसा है। ठीक है, और वहां पर क्या है बेटा? व्याघ्र है। क्या है? व्याघ्र। ध्यान रखना, चारों तरफ गेंडा, हाथी, भैंसा और व्याघ्र का अंकन देखने को मिलता है। जबकि मोहर के निचले हिस्से पर क्या चीज बेटा? मोहर के निचले हिस्से की बात करूं, मोहर के निचले हिस्से, मोहर के निचले हिस्से की बात करूं तो बहुत शांति से देखिएगा इसको। मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं। क्या प्रयोग कर रहा हूं? संभवतः। क्या चीज है? अब संभवतः क्यों लिख रहा हूं बेटा, वो भी ध्यान दें। इस मोहर का ये जो भाग है, ये भाग क्या था? खंडित था। वर्तमान में ये पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो पुरातत्व संग्रहालय में ये इसको रखा हुआ है ना। ये वाला जो भाग है ना इसका, ये टूटा हुआ था, खंडित था। कैसी अवस्था में था? आगे बात समझ के लिए क्लियर बात? ध्यान दें तो एक हिरण दिख रहा है आपको, और इसका एक थोड़ा सा कुछ यहां पर हिस्सा दिख रहा है। यस और नो?
तो संभवतः कितने हिरण रहे होंगे? 2 हिरण रहे होंगे, 2 हिरण रहे होंगे। क्लियर बात? अब देखो, मोहर का जो ऊपरी हिस्सा है, कौन से हिस्से में बेटा? ऊपरी हिस्से में। कौन से हिस्से में? ऊपरी हिस्से में। सैंधव लिपि के कुल कितने चित्राक्षर बने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सैंधव लिपि के कितने चित्राक्षर हैं बेटा? 6 चित्राक्षर है। सैंधव लिपि के कितने चित्राक्षर है बताओ? 6 चित्राक्षर है। 6 चित्राक्षर बने हुए। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए चित्राक्षरों को। इनमें से 2 चित्राक्षर ऐसे हैं जो मछली के समान हैं। किसके समान है? मछली के समान है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड 2021 में एक प्रश्न पूछा, माफ कीजिएगा 2020 में, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर पर कुल कितने जीवों का अंकन है? ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग भी ध्यान दीजिए। मुझे बताइए इस मोहर को देख करके इस पर कुल कितने जीवों का अंकन है? हाँ, ये सभी के लिए रामराज, चिंता मत करो बेटा। डीग में अभी ये गांव देवेंद्र बेहज गांव जो है ना, वहां से कुछ 3500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले बेटा हाल ही में, है ना। एसआई की क्या है, एसआई की भर्ती के लिए सीएड नहीं, वो क्यों चाहिए होगा? मेरे हिसाब से आरपीएससी करवा रहा है ना। वो सीईटी में नहीं है बेटा, ठीक है क्या? नहीं। मनीषा, सपना 7, सौरभ, मेघा, अंकित 7 बोल रहे हैं, सौरभ 7 बोल रहे हैं, अंकित। चलिए बताइए, देखा फटाफट गिनिए। संजू 7, 6 पशुओं का अंकन है। मैं कुल जीवों की संख्या पूछ रहा हूं। सर आप ये क्लास यूट्यूब पे रोज लाने वाले हो क्या? देखो अभी रोज ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है बेटा, ठीक है। मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब ऑफलाइन बैच है। मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, साथ में आप भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब पर्याय क्या है कि किस तरीके से हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, आराम से मजे मजे से एक एक चीज़ को समझा करके आपको पढ़ाया जाता है। यस और नो? तो आप भी इस चीज़ को, इस भाव को समझें कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच यूट्यूब पे आने वाला हूँ, संभवतः अपना आरएस चैनल जो है यूट्यूब का, उसके ऊपर मैं भारतीय कला संस्कृति से संबंधित क्लास है लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, मैं कुल जीवों की संख्या पूछ रहा हूँ। लव यू टू बेटा, इच्छाधारी भैंसा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले यहीं से काउंट करें बेटा। मैंने कुल जीवों की संख्या पूछी है। आरपीएससी ने यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा और विद्यार्थी जैसे आप लोग अटक के हो ना, वैसे के वैसे अटके हैं। सबसे पहले स्वयं पशुपतिनाथ नंबर 1। देखो क्या है बेटा, गेंडा, हाथी, भैंसा, व्याघ्र। 4 और 1 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 हो गए बेटा। यहां मुझे एक स्पष्ट हिरण दिखाई देता है। कितने हो गए बेटा? 6। मैंने कहा कि 8 चित्राक्षर बने हुए हैं। कितने बताओ? शाबाश मनीष, इंदा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ठीक है। 6 चित्राक्षर बने हुए सैंधव लिपि के, उसमें 2 मछली के समान है। तो टोटल जीवों की संख्या 6 + 2 = 8 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 8। मीना, रोहित, 13 कैसे हो गए बेटा जीव? ठीक है, जो स्पष्ट, जो अपने को दिखाई दे रहा है केवल वो है ना। मैंने शब्द प्रयोग किया क्या? संभवतः 2 हिरण है। क्यों बेटा जी? क्योंकि ये वाला भाग यहां से इसका टूटा हुआ है। क्लियर हो गई बात? सेकंड ग्रेड के लिए भी एमसीक्यू क्लास लेकर के आओ प्लीज। सपना बेटा, ये अभी मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा, है ना, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है।
मेरी शादी होने वाली है, लड़की ने कहा कि पहले आरएस निकाल ले। शाबाश देवेंद्र, लगा रहे बेटा, है ना। और लड़की ने फिर शादी के बाद कहा चलो मेघालय घूमने चलते हैं, तो है ना। तो चलिए खैर, विवाह जरूरी है, क्या है, हाँ, मतलब ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन खाना क्या है, सर मैं डे गाना से छोटू, अच्छा ठीक है छोटूड़ा। चलिए, हो गई बात समझ क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने बात की किसकी, पशुपति नाथ की मोहर का। ये ध्यान रखना, वही संभावी मुद्रा में क्या है बेटा, योगी है। वो हमने फ्रंट देखा था, ये इसका बैक साइड है। क्या बताओ, बैक साइड है। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, ये क्या है बताओ, ये कार्नेलियन मनकों का हार है। किसका हार है बताओ, कार्नेलियन मनकों का क्या है बेटा, हार। कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला, और देखिए ध्यान रखिएगा कि साहब ये जिस समय भारत का विभाजन हुआ, जिस समय भारत का विभाजन हुआ, उस समय इस हार का भी क्या कर लिया गया बेटा, विभाजन कर लिया गया। हार का भी क्या कर लिया गया, विभाजन कर लिया गया। डॉक्टर रफीक मुगल ने लिखा कि सभ्यताओं का विभाजन नहीं होना चाहिए, सभ्यताओं का विभाजन, द ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ, ठीक सरपंच साहब, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, है ना। और अभी आप पढ़ाई करके और फिर तैयारी कर लीजिए, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इतनी बात समझ में आ गई क्या बेटा, देखो वापस सुन लीजिएगा फटाफट से। अब विशेष बात, मोहनजोदड़ो से ये मातृदेवी की क्या मिलती है, मृण मूर्तियां मिलती है। मातृदेवी की क्या मिलती है, मृण मूर्तियां। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। क्या है ये बेटा, मातृदेवी की मृण मूर्ति। मातृदेवी की मृण मूर्ति है। विशेष ध्यान दे, कहां से मिली है बेटा, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है, लेकिन ध्यान दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थलों से मातृदेवी की क्या मिलती है, मृण मूर्तियां। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है बेटा सुशील। अभी तो ये, इससे पूर्व एक क्लास हमारी और हुई थी जहाँ इतिहास का परिचय वाली क्लास थी, और एक ये आज क्लास है ना। अभी मैं अगले महीने से डेली बेसिस पे आपके लिए क्लास लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर बात। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से मातृदेवी की क्या मिलती है, मृण मूर्तियां। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, मैं फिर कह रहा हूं, कालीबंगा से किसी भी प्रकार की मातृदेवी की मृण मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है। हालांकि कि कुछ गाइडें ऐसी हैं जहां पर ये लिखा हुआ मिलता है कि साहब वहां से मिली है, लेकिन इसके अलावा कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है, बनावली से मिली है। कहां से मिली है, बनावली से मिली है। सुरकोटड़ा से मिली है। कहां से मिली है, आगे बात समझ क्लियर। तो ये वो हैं जहां से आपको बहुत सारी क्या मिलती है, मातृदेवी की मृण मूर्तियां मिलती है। आप ये जो देख रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, कहां से मिला बेटा, मोहनजोदड़ो से। अब यहां पर ध्यान दें कि इन मातृदेवी की मृण मूर्तियों का जो निर्माण जो होता था, उसके लिए एक विशेष रूप से एक विधि का प्रयोग किया जाता था बेटा, जिसे चिकोटी विधि कहा जाता था। कौन सी विधि, चिकोटी विधि। चिकोटी विधि का मतलब बताइए देवेंद्र बेटा, वो क्या ना माइक से तुम्हें लग रहा होगा, है ना, ऐसे ही। चिकोटी विधि क्या होती है, हाँ भाई ऑनलाइन वाले लोग बताइए फटाफट से कि चिकोटी विधि क्या होती थी। देखिए सुनिए, एक मैं इधर शब्द लिख रहा हूं, फैयांस। ये क्या है,
इसके बारे में भी बात करेंगे। चिकोटी विधि क्या है? कांसली मिट्टी समझते हो, जिसका प्रयोग कुम्हार करते हैं, यस और नो? विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कांसली मिट्टी, और उस कांसली मिट्टी में शीशे का बूरा मिला दिया जाता था, कांच पीस करके, और उसमें अनेक प्रकार के रंगों का क्या किया जाता था, ठीक है। और फिर उससे क्या बनाई जाती थी? मूर्तियां बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? यही विधि बेटा क्या कहलाती थी? चिकोटी विधि। क्या कहलाती थी? चिकोटी। कहां कहां से प्राप्त हुई है बेटा? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा सबसे पहले बात करेंगे तो हम हड़प्पा से। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि हड़प्पा से मातृ देवी की एक मृण मूर्ति मिलती है, जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा। आगे बात समझ के लिए। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये कहां से मिली है बेटा? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें विशेषतः, तो ध्यान रखिएगा बनावली। क्या चीज है? बनावली। यहां से आप लोगों को मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिलती है। अब देखिए, ये कुछ इस प्रकार से थे, कुछ इस प्रकार से थे। इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जो कि आधुनिकता को दर्शाता है कि वहां के लोग स्वच्छ मानसिकता के लोग रहे होंगे, आधुनिक मॉडर्न लोग रहे होंगे। ये किससे प्रतीत हो रहा है? मृण मूर्तियां ये प्रदर्शित कर रही है, यस और नो? राहुल बेटा जी अभी रेगुलर नहीं होगी, 7 या 8 अगस्त से मैं रेगुलर क्लासें लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ठीक है। ऊपरी भाग जो कमर से ऊपर का जो भाग है, ये नग्न अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? नग्न अवस्था में है। कहते हैं कि नग्नता शरीर में नहीं, विचारों में होती है। और रैदास जी ने कहा कि जहां का मन चंगा वांखे कठौती में गंगा। इस संसार में दिखता वही है जो आप देखना चाहते हैं। तो विचार यदि शुद्ध हैं, हृदय यदि पवित्र है, तो गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा शरीर धोती है, विचारों को नहीं। तो इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? विचार शुद्ध रखिए। क्लियर बात? भानु धन्यवाद बेटा। कमर के ऊपर वाला जो भाग है वो किसी अवस्था में बेटा? नग्न अवस्था में है। गले में विशेष प्रकार का क्या है? आभूषण है, और विशेष वेणी है। क्या बेटा? विशेष वेणी है। क्लियर बात? कमर के निचले भाग में स्कर्ट नुमा वस्त्र है। कैसा वस्त्र है? स्कर्ट नुमा वस्त्र है। इस प्रकार की मातृ देवी की क्या मिलती है बेटा? मृण मूर्तियां मिलती है। और मैंने कहा कि ये मृण मूर्तियां कहां कहां से? हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली और बनावली से मिली है। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं कि ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, यूट्यूब वाले लोग ध्यान दें प्लीज। भारत में मूर्ति पूजा कौन से काल की देन है? थोड़ा समय कम बचा है तो मैं आप लोगों के साथ संवाद करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। भारत में मूर्ति पूजा के प्रमाण पहली बार कहां से मिले? सैंधव काल से। क्यों? किसकी पूजा हो रही है? मातृ देवी की। बात में करूं तो ध्यान रखना, भगवान शिव की पूजा पहली बार कौन से काल में? सैंधव काल में। मैंने कहा कि हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के ऊपर गरुड़ का अंकन है, जिसने अपने पंजों में सर्प को दबा रखा है। गरुड़ किसका वाहन है बेटा? किसका बताओ? आगे बात समझ क्लियर है? तो भगवान विष्णु का वाहन। शैव और वैष्णव ब्राह्मण धर्म, यस और दो। तो ब्राह्मण धर्म के प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलते हैं वो अपने कहां से मिल रहे हैं? सैंधव काल से मिल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा,
भारत में मूर्ति पूजा कौन से काल की देन है? मातृदेवी की उपासना कौन से काल की देन है? भारत में लिंग और योनि की पूजा, लिंग और योनि की पूजा कौन से काल की देन है? सैंधव काल की। कौन से काल की? विशेष रूप से ध्यान दें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से पाषाण से निर्मित लिंग और योनि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हमारा कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से टेराकोटा से निर्मित, किससे बताओ? टेराकोटा से निर्मित लिंग और योनि शक्तिपीठ के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। भारत में पीपल पूजा क्या चीज बताओ? कौन से काल की देन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक कतार में 7 लोग खड़े हुए हैं। उनके सामने पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे एक श्रृंगी पशु खड़ा है। संभवतः वो एक श्रृंगी पशु पीपल का वाहन रहा होगा। पीपल का क्या रहा होगा? वाहन रहा होगा। स्वास्तिक 60 बोला आपा या सर दो? इच्छाधारी भैंसा डीपी चेंज मत छोरा, पढ़ ले तो ध्यान देना। मैंने क्या कहा बेटा? स्वास्तिक का चिन्ह। किसका? स्वास्तिक के चिन्ह के प्रमाण कहां से मिले? रानी की बाव कहां है? गुजरात में बेटा, ठीक है। हाँ, जिसका निर्माण उदयमती ने करवाया था। चेक मत करो, है ना बेटा, तुम पढ़ लो। हाँ बताओ, 11वीं सदी में हुआ था बेटा, है ना। हाँ शाबाश, हड़प्पा से मिले। स्वास्थ्य के चिन्ह कहां से मिले बेटा? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से नहीं मिले बेटा, हड़प्पा से मिले। किससे? स्वास्थ्य का चिन्ह और चक्र के प्रमाण कहां से मिले? हड़प्पा से। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि साहब सूर्य की उपासना, किसकी उपासना? सूर्य की उपासना कौन से काल के दौरान रही होगी? सैंधव काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? सैंधव काल के दौरान। आगे बात समझ के लिए, तो भारत में मूर्ति पूजा पहली बार कौन से काल में रही होगी? सैंधव काल में। कौन से काल में? ब्राह्मण धर्म के प्रारंभिक प्रमाण अपने को कहां से मिल रहे हैं? सैंधव काल से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? सैंधव काल से। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिली हैं, है ना, जिसके बारे में कल डिटेल से हम लोग क्लास में और बात करेंगे, ठीक है। अब आपका कोई डाउट हो अभी तक की क्लास में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की मातृदेवी की क्या मिलती है बेटा? मृण मूर्तियाँ मिलती है। ध्यान रखना, कांचली मिट्टी के माध्यम से इनका निर्माण होता था। चिकोटी विधि का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से मातृदेवी की क्या मिलती है? मृण मूर्तियाँ, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, क्या समझे? तो ये हम लोगों ने बात करी आज सिंधु घाटी सभ्यता की। साथ में 2 चीजें चालू हो गई है ना। एक तो नगर तो साथ में चली रहे, साथ ही साथ सैंधव कला संस्कृति भी चालू हो गई है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, बेटा रीट में नहीं पढ़ाता मैं, है ना, रीट के बेस में नहीं पढ़ाता। अमित अभी नहीं बेटा। चलिए, हाँ भाई यूट्यूब वाले लोग बताइए, आपका कोई डाउट हो, कोई किसी भी प्रकार की आपको बात पूछनी हो, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे हेडिंग लगाइए मोहनजोदड़ो, ठीक है, और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं तब तक थोड़ी सी यूट्यूब वाले बातों से बात कर लेता हूँ। गुरुजी आज छोरी माने गोनी इंस्टाग्राम आईडी मांग रही है। मना कर दे बेटा, है ना, ब्लॉक कर दे तू इसको। चलिए, हाँ भाई, किसी कोई डाउट है यूट्यूब वाले लोग, है ना, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, रीट में भगवान सर पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत गजब के पढ़ाते हैं, मेरे अनुज हैं, है ना, तो शानदार पढ़ाते हैं वो। अच्छा, मैंने आपके एसआई वाले बेच के हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं, वो सफिशिएंट है, बिल्कुल है बेटा। आरएस के लिए बुक्स मेरी एक क्लास इससे पहले और हो चुकी है बेटा। प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें, एनसीईआरटी आरबीएसई। जबकि कला संस्कृति के लिए आप डॉक्टर रीता प्रताप फरिया ले सकते हैं। रामकेश लव यू बेटा। बैलगाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी बेटा हड़प्पा से भी मिलती है, चनूदड़ो से भी मिलती है,
ठीक है। बैलगाड़ी के प्रमाण अपने को कालीबंगा से मिलते हैं, टेराकोटा से निर्मित है ना। अरे वो कोई लड़की वड़की नहीं है, छोरी नहीं है, वो छोरे की भेष में छोरा है, ठीक है, जो तेरे से आईडी मांग रहा है, ठीक है। इच्छाधारी भैंसा, धन्यवाद बेटा, लव यू टू। चलिए हाँ, आईएएस कैसे बने? ऐसे पढ़ पढ़ करके, ठीक है। चलिए रामकेश, धन्यवाद। ईश्वर में विश्वास जैन धर्म मानता नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। जैन, बौद्ध, आजीवक, चारवाक ये अनीश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, है ना। एकेश्वरवाद बेटा, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, उस ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 164वां सूक्त, उस 164वें सूक्त की 46वीं ऋचा एक बात कहती है, एकम सदः विप्रा बहुधा वदंती यम अग्नि। ये एकेश्वरवाद है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विप्रवर मतलब विद्वान या ब्राह्मण या पंडित इसे अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः पृथिव्यः पृथिव्यः, ये वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत अथर्ववेद में है बेटा, ठीक है। प्रॉपर क्लास लाइव होगी, मैं 7 या 8 अगस्त से 7 अगस्त से प्रयास करेंगे और बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं आप लोग सब, बस तैयार रहिएगा कमर कस करके। सर राजपूत कहाँ से आए बेटा? अलग अलग लोगों ने ना, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने मत दिए, जैसे मजूमदार ने दिया, ओझा जी ने दिया, संपूर्णानंद ने दिया, अलग अलग चीजें है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु को लेकर के बेटा 2 तर्क है रे, है ना। वैसे प्रामाणिक जो मानते हैं वो 468 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, कहा बेटा? पावापुरी में राजा सस्तीपाल के महल के यहां, ध्यान रखिएगा, कार्तिक अमावस्या के दिन मृत्यु हुई बेटा, ठीक है। देखो जो मैं YouTube पे कला संस्कृति की जो क्लासें लेकर के आने वाला हूं, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी, है ना। एक तो क्योंकि ये तो अभी ऑफलाइन क्लास से लाइव था, है ना, उसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। सौरभ, लव यू टू बेटा। रीट मेंस रीट नहीं पढ़ाता बेटा मैं, है ना। और कि सर आपसे कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रखी है, अब किसी और से पढ़ने का मजा नहीं आता। हाँ यार मुझे भी नहीं आता। उत्तर वैदिक काल में 11 रत्नीन, है ना, राजा के अलावा, है ना, राजा सहित कुल 12 रत्नीन थे बेटा, ठीक है। कुल 12 मंत्री थे, ठीक है। कितने थे बेटा? 12 थे। जैसे सबसे पहले राजा की बात करें, फिर उसका सलाहकार जो होता था ब्राह्मण, उसे पुरोहित कहते थे। राजा की पटरानी होती थी जिसे महिषी कहते थे। राजा का उत्तराधिकारी होता था जिसे जो है युवराज कहा जाता था। एक राजस्व अधिकारी था जिसे समाहर्ता कहा जाता था, ठीक है। एक राजस्व इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे ध्यान रखना भागदूत कहा जाता था। वही मैं बात करूं तो सेना का मुखिया जो है सेनानी कहलाता था। पासे के खेल में और लेखा अधिकारी होता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। राजा का रथवान सूत कहलाता था बेटा, ठीक है। और राजप्रसाद का रक्षक जो है रक्षक जो होता था वो क्षत्रिय कहलाता था। राजा का एक मित्र होता था विदूषक या संदेशवाहक जिसे पालागल कहा जाता था। 100 गांव का मुखिया होता था जिसे ग्रामीणी भी बोलते थे, है ना। इस प्रकार से कुल 12 रत्नीन होते थे जो कि प्रारंभिक मंत्री परिषद का प्रारंभिक स्वरूप माना जा सकता है। और किसी कोई पूछना बेटा? इंडिया के गूगल है सुखदेव सर, किसी की हिम्मत को नहीं गुरुजी को छेड़। अरे ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे को कुछ नहीं आता बेटा रे,
है ना। हाँ, रत्नेन वर्तमान मंत्री परिषद, है ना। और कोई बात? चलिए, तो चांडाल कौन थे? चांडाल के बारे में अब ये लास्ट जवाब दे रहा हूं तुम्हारा, सूरी। चांडाल के बारे में जानकारी देता चीनी यात्री फाइयान। कौन बेटा? चीनी यात्री फाइयान। वो कहता कि गुप्त काल में नगर से बाहर एक जात वर्ग निवास करता था जिसे चांडाल कहा जाता था। जब जब ये लोग नगर में प्रवेश करते थे तब तब ढोल बजाते आते थे ताकि लोग उनसे दूर हट जाए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि साहब संभवतः गुप्त काल में सामाजिक अस्पृश्यता रही होगी। तो चांडाल का वर्णन बेटा ध्यान रखना फाइयान ने दिया। किसने दिया था? फाइयान। ग्रंथ देखा था फाइयान ने, फो को की। तो देखिए संजू, धन्यवाद आप सभी को। यूट्यूब पे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए आप सभी को हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में भारतीय कला संस्कृति से संबंधित पुस्तकें लेने वाला हूँ, जो है क्लास लेने वाला हूँ। आधुनिक इतिहास भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एक क्लास बीच में अपनी और रहने वाली है 1-2 दिन के बाद में, संभवतः 1 या 2 तारीख को, जहाँ मैं मौर्यकालीन कला संस्कृति पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित, प्रसन्नचित रहें। इस संसार की समस्त खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।